दोस्तों सोचिए आपके पड़ोस के घर से किसी इंसान को धक्के मारकर निकाला जा रहा था और आपको उस इंसान पर दया आ गई और आपने उसे अपने घर में रख लिया और एक हफ्ते बाद घर में उसकी पसंद का खाना न बनने पर उसने आपका कत्ल कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा भी कभी हो सकता है, लेकिन दोस्तों फ्रांस में आजकल ऐसा ही हो रहा है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये किसी एशियाई देश की नहीं बल्कि फ्रांस की है। वो फ्रांस जिसे वेस्टर्न यूरोप के सबसे एडवांस देशों में से एक माना जाता है, जो दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य है। लेकिन आज उस फ्रांस की हालत ऐसी हो चुकी है कि वहां के मूल निवासियों का सड़कों पर निकलना भी मुश्किल है। दोस्तों इस बार ऐसा शुरू हुआ 27 जून की घटना के बाद। दरअसल पुलिस के द्वारा एक 17 साल के नाइजीरियन प्रवासी लड़के की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के बाद फ्रांस के लगभग हर शहर में दंगे हुए और लगभग 3000 लोगों को अरेस्ट किया गया। इस हत्या के पीछे पुलिस का कहना था कि यह हत्या अनजाने में हुई, क्योंकि नियम यह है कि अगर ट्रैफिक जांच के दौरान पुलिस के रोकने पर कोई न रुके तो उस व्हीकल पर गोली चलाई जा सकती है। यह हत्या एक धोखा थी या यह एक साजिश थी, उसका फैसला कोर्ट को करना है। अब यह जांच होना बाकी है कि क्या व्हीकल सच में मूव कर रहा था या नहीं, पुलिस को एक्चुअल में खतरा था या नहीं, क्योंकि ऐसा ही केस एक बार पहले भी आ चुका है और उस केस की इन्वेस्टिगेशन में कोर्ट में यह साबित हुआ था कि पुलिस को एक्चुअल में खतरा था। लेकिन कोर्ट में मैटर पहुंचने से पहले ही अल्पसंख्यक लोगों द्वारा फ्रांस में दंगे शुरू कर दिए गए, पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाया गया और एक नाहल के बदले कई दूसरे मासूम लोगों को मारा गया। दोस्तों फ्रांस में इस तरह का यह पहला दंगा नहीं है, ऐसे दंगे पहले भी हो चुके हैं और लगभग हर दूसरे तीसरे महीने में फ्रांस के जलने की खबरें मीडिया में आती रहती हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों फ्रांस आज इस हालत में पहुंच चुका है, कौन से वो फैक्टर हैं जिन्होंने फ्रांस को इस हालत में पहुंचा दिया है। दोस्तों आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब हमारी इस नई वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत चौहान और आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि फ्रांस में बार बार दंगे क्यों हो रहे हैं। Well, it's become an all too familiar scene on the streets of Paris. Protesters dressed all in black, police armed with riot shields. दोस्तों एक खबर से चीजों को समझना शुरू करते हैं। ये घटना है साल 2020 की, जब फ्रांस में एक टीचर की एक स्टूडेंट ने हत्या कर दी थी। शॉर्ट में इस केस को समझे तो टीचर अपने स्टूडेंट को फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के बारे में अपनी क्लास में पढ़ा रहे थे और उन्होंने एग्जाम्पल दिया था चार्ली हेब्डो का। दरअसल चार्ली हेब्डो एक फ्रेंच मैगजीन है जिसमें प्रोफेट मोहम्मद का एक विवादित कार्टून छपा था। हालांकि वो विवादित था या नहीं इस पर भी काफी विवाद है। टीचर ने यह एग्जाम्पल पूरी क्लास के लिए दिया था, लेकिन एक स्टूडेंट जो कि मुस्लिम था उसे यह एग्जाम्पल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उसने प्रोफेट मोहम्मद का बदला लेने के लिए उस टीचर की हत्या कर दी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बदला सब पर आप ध्यान दीजिए, एक कार्टून का एग्जाम्पल देने के बदले किसी की जान ले लेना ऐसा अरब देशों में तो हो सकता है, क्योंकि वहां पर यह नियम है कि ईश्वर की निंदा करने पर सीधा फांसी दी जाएगी। लेकिन दोस्तों फ्रांस में तो सभी नियम और कानून किसी भी ईश्वर से ऊपर इंसानों को रखते हैं। यह सिचुएशन कॉम्प्लेक्स तब और हो जाती है जब यह पता चलता है कि टीचर की हत्या करने वाला स्टूडेंट प्रवासी था। वो अफ्रीका के उन देशों से आया था जहां लाइफ का स्ट्रगल रोटी, कपड़ा और मकान से जुड़ा हुआ है। दोस्तों ये तीनों ही चीजें फ्रांस से लेने के बाद उसने वहां के ही नेटिव सिटीजन यानी कि वहां के मूल निवासी को ही मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि जब उसे और उसके परिवार को फ्रांस के ईश्वर की निंदा से इतनी ही समस्या थी तो उन्हें अरब देशों में जाकर रहना चाहिए था, क्योंकि वहां पर तो ऐसा करने पर मौत की सजा है। लेकिन वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि अरब देश फ्रांस की तरह माइग्रेंट्स को शरण नहीं देते। वो सिर्फ उन्हीं माइग्रेंट्स को अपनी सिटीजनशिप देते हैं जो वहां इन्वेस्ट कर सके और उनके देश की तरक्की में योगदान कर सके। लेकिन दोस्तों फ्रांस ने सबको एक्सेप्ट किया है, चाहे वो गरीब हो या फिर किसी भी धर्म का क्यों न हो। आंकड़ों के हिसाब से फ्रांस की आज की पॉपुलेशन में 10% से भी ज्यादा लोग माइग्रेंट्स यानी प्रवासी हैं और इस परसेंटेज में सिर्फ प्योर माइग्रेंट्स को ही जोड़ा गया है। उनके फ्रांस में जन्मे बच्चों को इन आंकड़ों में नहीं जोड़ा गया है और इन प्रवासियों में भी सबसे ज्यादा मुस्लिम लोग हैं। दोस्तों ये चाइना, तुर्की, ट्यूनीशिया जैसे देशों से आए हुए मुस्लिम हैं। यूरोप के देशों में कल्चर है कि लोग पैदा एक देश में होते हैं, पढ़ते दूसरे देश में है और वो सेटल तीसरे देश में हो जाते हैं। ये यूरोपियन यूनियन की बनाई हुई एकता है।
लेकिन फिर भी फ्रांस उन चुनिंदा यूरोपीय देशों में से एक है जो यूरोपियन यूनियन के देशों से भी ज्यादा माइग्रेंट्स को प्रायोरिटी देता है। कुल मिलाकर फ्रांस एक ऐसा देश है जो दूसरे देशों के रिफ्यूजियों को अपने देश में जगह देता है। दोस्तों, ये सुनने में तो बहुत आइडल और मोरल लगता है, लेकिन अब जानते हैं कि इन रिफ्यूजियों ने फ्रांस को आखिर क्या दिया है। दोस्तों, 20वीं सदी में फ्रांस में रिफ्यूजी आने शुरू हुए थे और तब से आज तक वहां 42 बार दंगे हो चुके हैं और इन दंगों में सिर्फ उन्हीं घटनाओं को गिना गया है जिनके कारण एक हफ्ते तक शहर बंद रहा हो। दोस्तों, 123 सालों में 42 दंगे होना एशियाई देशों के लिए तो कॉमन लगता है, लेकिन यूरोप में ये आम बात नहीं है। और तो और इनमें से 25 दंगे 20वीं शताब्दी में हुए हैं और बाकी के 17 दंगे पिछले 23 सालों में हुए हैं। अब दोस्तों, किसी देश में दंगे हो रहे हो तो इसका कारण क्या है, ये बहुत मायने रखता है। आखिर लोगों का गुस्सा इतना बढ़ जाए कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाने लगे तो बात कुछ ना कुछ बड़ी होनी ही चाहिए। तो चलिए दंगों के पीछे के कारणों को जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले वर्ष 2013 के ट्रैपर्स में हुए दंगों की बात करते हैं, जहां 20 से ज्यादा गाड़ियों को जला दिया गया था और 100 से ज्यादा लोगों ने इन दंगों में पत्थरबाजी की थी। दोस्तों, कारण सिर्फ ये था कि पुलिस को एक मुस्लिम कपल पर शक था और ऑफिसर ने मुस्लिम महिला से उसका हिजाब हटाकर चेहरा दिखाने के लिए कहा था। दोस्तों, ये सिर्फ पहचान के लिए किया जा रहा था और इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन में किसी भी साजिश का कोई भी एंगल नहीं मिला। लेकिन उस कपल ने पुलिस के साथ कोऑपरेट करने की बजाय वायलेंस करना शुरू कर दिया। यहां तक कि महिला के हस्बैंड ने तो उस पुलिस ऑफिसर की जान लेने की भी कोशिश की। इसके बाद दोनों को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन 2 दिन बाद हुए भीषण दंगों को देखते हुए दोनों को छोड़ना पड़ा। दोस्तों, पुलिस के द्वारा अप्रोच किए जाते समय भले ही वो क्रिमिनल न रहे हो, लेकिन एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पर हमला करके उन्होंने खुद को क्रिमिनल तो बना ही दिया था, लेकिन दंगों की सख्ती ने उन्हें आखिरकार बचा ही लिया। बाद में कोर्ट ने उन्हें भले ही छोड़ दिया हो, लेकिन कोर्ट ने माना कि पुलिस ने कुछ भी गलत नहीं किया है और फ्रांस में ऐसे कानून है कि आप पब्लिकली अपने धर्म को फॉलो नहीं कर सकते। ये फ्रांस के यूसीसी यानी यूनियन सिविल कोड की तरह है। दोस्तों, बात करते हैं वर्ष 2014 में होने वाले सरसेल्स दंगे की। लेकिन इस दंगे की वजह जानकर आप सर पकड़ लेंगे। फ्रांस, जो कि इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है, वहां इजराइल के खिलाफ दंगे होते हैं और 100 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो जाते हैं। दोस्तों, इस सुनने में ऐसा ही लगता है जैसे कि इंडिया में अमेरिका के ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन के लिए दंगे हो। ये बिल्कुल ही इररेलेवेंट है, लेकिन दोस्तों यही फ्रांस की सच्चाई है। दोस्तों, अगर और दंगों की फाइलें खुलते जाए तो हमें और भी कई ऐसे इंसिडेंट मिलेंगे जहां फ्रांस में हिंसा की गई और कम से कम 90% वायलेंस में कारण थे वो माइग्रेंट्स, वो रिफ्यूजी जिन्हें फ्रांस की सरकार ने उनकी हालत पर दया खाकर उन्हें घर दिया, आगे बढ़ने के मौके दिए और अपने नागरिकों के बराबर अधिकार दिए। दोस्तों, अक्सर इस मामले के एक्सपर्ट से जब यह पूछा जाता है कि क्या फ्रांस के नेटिव सिटीजन यानी वहां के मूल निवासी वहां इतने दंगे फसाद करते, क्या रिफ्यूजियों के न होने पर फ्रांस में दंगे होते, तो इसका जवाब एक्सपर्ट्स नहीं देते, क्योंकि इसका जवाब ह्यूमन राइट्स ब्रिगेड को पसंद नहीं आएगा। दोस्तों, इसका जवाब यही है कि अगर फ्रांस में रिफ्यूजी नहीं होते तो 90% दंगे नहीं होते। और इसका जीता जागता उदाहरण है यूरोप के वो देश जो बिना किसी मतलब के रिफ्यूजियों और प्रवासियों को शरण नहीं देते। और अगर विकिपीडिया के इन आंकड़ों पर नजर डालें तो जितनी बार हमें लंदन और पेरिस नजर आ गया, क्या कोई और शहर आपको नजर आया? दोस्तों, इंग्लैंड में तो फिर भी बहुत से नियम स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन फ्रांस नियमों के मामले में काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। लेकिन क्या फ्रांस इसी फ्लेक्सिबिलिटी का नतीजा भुगत रहा है? दोस्तों, ना तो फ्रांस नियमों की फ्लेक्सिबिलिटी के कारण दंगों की चपेट में है और ना ही रिफ्यूजियों के कारण। दरअसल फ्रांस की यह हालत वर्ल्ड पॉलिटिक्स ने की है। यह मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री का एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा है कि अगर मुस्लिम चाहे तो फ्रांस के सभी लोगों को मार सकते हैं। यह ट्वीट पूरी तरह से असली है, पुख्ता है और न्यूज चैनल्स के द्वारा सत्यापित है। दोस्तों, ये प्रधानमंत्री थे मलेशिया के और इन्होंने ट्वीट किया है फ्रांस के ऊपर। वो ही फ्रांस जिसने जगह दी है उन मुस्लिमों को जिन्हें ट्यूनीशिया से धकेलकर बाहर निकाल दिया गया था या जिन्हें चाइना में प्रताड़ित किया जा रहा था। दोस्तों, सवाल यहां पर यह उठता है कि जब ट्यूनीशिया और चाइना में सब चल रहा था तो तब मलेशिया या उसके प्रधानमंत्री कहीं नजर नहीं आते हैं। पाकिस्तान, जो खुद के अपने देश में माइनॉरिटीज को अच्छे से नहीं रख पा रहा है, वो भी फ्रांस के खिलाफ बहिष्कार करने की अपील करता है। कितना बड़ा मजाक है ये। दोस्तों, दुबई से लेकर कतर तक, यूएई से लेकर ईरान तक, इराक से लेकर तुर्की तक,
आज की डेट में ये सभी मुस्लिम देश फ्रांस के प्रवासियों के साथ खड़े हैं, उन्हें एक्सटर्नल सपोर्ट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर फ्रांस ने दंगों की सख्ती के आगे सर नहीं झुकाया तो वो फ्रांस का बहिष्कार कर देंगे। दोस्तों, इन सभी देशों को आज प्रवासियों का धर्म नजर आ रहा है, लेकिन जब ये प्रवासी शरण ढूंढ रहे थे, जब ये न्यूट्रिशन की कमी से उत्तरी अफ्रीका के देशों में भूखे मर रहे थे, तो तब इनमें से किसी भी देश ने आगे बढ़कर इन प्रवासियों को नहीं संभाला था। और ये आज से नहीं चला आ रहा है, ये सब 1950 और 60 के दशक से चल रहा है। फ्रांस के दरवाजे तब से ही प्रवासियों के लिए खुले हैं और ये देश जो कि आज प्रवासियों और रिफ्यूजियों के साथ एक्सटर्नल फोर्स बनकर खड़े हैं, अपने देश में रहने देने की तो बात तो बहुत दूर की है, ये उन्हें प्योर मुस्लिम तक नहीं मानते। और मजे की बात यह है कि इन सभी देशों के साथ चाइना के बहुत अच्छे संबंध हैं, जबकि मुस्लिमों के खिलाफ प्रताड़ना में आज की तारीख में चाइना सबसे आगे है। तो दोस्तों, अब इन सब घटनाओं को देखकर क्या समझ आता है? क्या प्रवासियों और रिफ्यूजियों को जगह देनी चाहिए? दोस्तों, ये एक कड़वी सच्चाई है और शायद ह्यूमन राइट्स ब्रिगेड को यह बात पसंद न आए, लेकिन प्रवासियों को जगह नहीं देनी चाहिए, रिफ्यूजियों को जगह नहीं देनी चाहिए। हाँ, उनके ह्यूमन राइट्स हैं, लेकिन दंगे के दौरान जिन आम लोगों की गाड़ियां और प्रॉपर्टी जल जाती है, उनके ह्यूमन राइट्स की बात कौन करेगा? उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दोस्तों, क्या उनके ह्यूमन राइट्स रिफ्यूजियों के ह्यूमन राइट्स से कम है? इस तरह के सवालों को अक्सर स्किप कर दिया जाता है, लेकिन ये सवाल 100% जायज है। क्या वो देश जो आज रिफ्यूजियों के लिए फ्रांस से लड़ रहे हैं, अगर आज की तारीख में फ्रांस इन सभी रिफ्यूजियों को रिलीज कर दे, तो क्या ये देश उन्हें अपनाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि फ्रांस में हर रिफ्यूजी या हर प्रवासी आतंक फैला रहा है, दंगे कर रहा है, लेकिन आप इन तस्वीरों को दोबारा देख सकते हैं। फ्रांस की हालत है और ये हालत सच है, इस हालत को झुटलाया नहीं जा सकता। और फ्रांस को यहां तक पहुंचाने में जिस तरह से कुछ खास देशों ने योगदान दिया है, प्रवासियों ने योगदान दिया है, उसे भी झुटलाया नहीं जा सकता। और सबसे आखिर में यह सवाल तो हमेशा रहेगा कि क्या रिफ्यूजियों के न होने पर फ्रांस की यह हालत होती? अपना जवाब हाँ या नहीं में हमें कमेंट्स में जरूर दें। और ऐसे ही वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।